नमस्कार, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज हम बात करेंगे कि जो नदी हैं वो किस तरह से अपना अपर्दन कार्य करती है। अपर्दन का मतलब जब किसी चीज़ का कटाव होता है और वह अपने स्थल से कटकर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको अपर्दन कहते हैं। एक होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। अपक्षय में क्या होता है? चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। यानी जो अपक्षय है वो एक स्थितिक प्रक्रिया है, स्टैटिक प्रोसेस है, इसमें गति नहीं होती है। यानी चट्टानें हैं वो अपने स्थान पर ही टूटती है। अगर चट्टानें टूट के फिर उसमें गति हो जाती है तो वो अपर्दन होता है फिर। इसलिए अपक्षय और अपर्दन में अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। आज हम बात करेंगे नदी के कार्य कि नदी अपना अपर्दनात्मक कार्य कैसे करती है, परिवहन और परिवहन कार्य कैसे करती है। अब हम यह देखें कि नदी अपना अपर्दन कार्य कैसे कैसे करती है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि नदी के अपर्दन कार्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है नदी का आकार, यानी नदी के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे जो प्रमुख कारक है वह है नदी का आकार। यानी नदी जितना आकार में बड़ी होगी, नदी का आकार से मतलब है जो नदी का क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में होकर बह रही है। अगर नदी बड़ी होगी तो वह कटाव भी ज़्यादा करेगी, अपर्दन भी ज़्यादा होगा। चाहे हम उसके लंबवत अपर्दन की बात करें, चाहे उसके हम किनारों के अपर्दन की बात करें, नदी का आकार बड़ा होगा तो अपर्दन भी अधिक होगा। नदी में उचित अवसादों की मात्रा, नदी बह रही है और नदी का जल एकदम स्वच्छ है, उसमें जलोढ़क बहुत कम है, उसमें जलोढ़क नहीं के बराबर है, केवल पानी है, तो वह अपर्दन कम करेगी। इसके विपरीत अगर नदी में साथ में बहने वाले जो जलोढ़क है, कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, बजरी है, सिल्ट है, मृत्तिका रेत है, उनकी मात्रा ज़्यादा है, जलोढ़ों की मात्रा ज़्यादा है, भार की मात्रा ज़्यादा है, अवसाद की मात्रा ज़्यादा है, तो अपर्दन भी अधिक होगा। तीसरा कारक है नदी का ढाल प्रवणता। यह तो आपको पता है कि जल नदी इसका स्वभाव है, ये उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बहती है। पानी जब भी बहेगा जब एक तरफ उच्च ढाल होगा, एक तरफ निम्न ढाल होगा। अगर नदी का ढाल ज़्यादा है, यानी कि जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ निकलती है, ऊंचाई से नीचाई की ओर गिरती है, तो उनका ढाल ज़्यादा होता है, तो उनका कटाव भी क्या होता है? अधिक होता है। वो अपर्दन भी क्या करती है? ज़्यादा करती है। और जिनका ढाल कम होता है, जिनकी ढाल प्रवणता कम होती है, उनका अपर्दन भी वो नदियाँ कम करती है। अब नदी में जल का आयतन, अब नदी का आकार तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें पानी मात्रा में कम है। नदी का आकार तो ज़्यादा है लेकिन उसमें पानी की मात्रा कम है, पानी का आयतन क्या है? कम है, तो कटाव कम करेगा। लेकिन नदी का आकार भी ज़्यादा है और उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, यानी कि उसमें जल का आयतन भी अधिक है। तो जल का आयतन ज़्यादा होगा तो अपर्दन भी ज़्यादा होगा, जल का आयतन कम होगा तो अपर्दन भी कम होगा। एक और कारक है नदी का वेग, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगर नदी के वेग में हलचल नहीं है, स्पीड बहुत कम है, वेग है ही नहीं, नदी मर्तप्राय है, तो वहाँ अपर्दन लगभग शून्य होता है, वह नदी अपर्दन नहीं करती। लेकिन जहाँ पर वेग ज़्यादा है वहाँ पर अपर्दन भी अधिक होगा। तो अपर्दन में अपर्दन शक्ति का एक है कि नदी के वेग का स्कोर हो जाता है अपर्दन। यानी अगर नदी का वेग दुगना कर दिया जाए, नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका अपर्दन उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग
4 हो जाएगा। नदी का वेग दुगना तो अपरदन कितना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। अगर नदी का वेग चौगुना हो जाएगा तो अपरदन कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। यानी नदी के वेग का स्क्वायर हो जाता है। तो नदी के वेग और अपरदन शक्ति में वर्ग का अनुपात होता है। नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति चौगुनी हो जाती है। ये नदी के वेग की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से आपके अपरदन को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उसमें नदी का आकार, नदी में उचित अवसाद की मात्रा, नदी का ढाल और ढाल प्रवणता, नदी में जल का आयतन, नदी का वेग और अपरदन स्थल की संरचना। लास्ट है स्थल की संरचना। जिस क्षेत्र में ऐसे होके नदी बह रही है वह क्षेत्र किन चट्टानों का बना हुआ है। वहाँ पर कठोर चट्टानें हैं कि वहाँ पर मुलायम चट्टानें हैं, वहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं कि वहाँ पर आगन्य चट्टानें हैं। अगर अवसादी चट्टानें होंगी तो मुलायम चट्टानें होगी, तो धरातल का क्या होगा, कटाव ज़्यादा होगा, अपरदन ज़्यादा होगा। इसके विपरीत वहाँ पर आगन्य चट्टानें होगी, पहाड़ी क्षेत्र होगा, कठोर चट्टानें होगी तो कटाव कम होगा। इस तरह हमारे नदी के कार्य को प्रभावित करने वाले जो मुख्य हैं वो 6 कारक हैं। अब हम बात करेंगे कि जो नदी अपरदन करती है वो किस तरह से अपरदन करती है। तो नदी आपका 2 तरह से अपरदन करती है। नदी के अपरदन के 2 रूप हैं, एक तो रासायनिक पक्ष है और एक यांत्रिक पक्ष है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पक्ष के तो जा रहा है वो रासायनिक पक्ष होती है, इसमें है घोलीकरण केवल। और यांत्रिक पक्ष में अपघर्षण, सन्निघर्षण और गति क्रिया, जल गति क्रिया। तो हम ये देखते हैं कि नदी अपरदन किस तरह से करती है। इसमें सबसे पहला है अपघर्षण। हम पहले बता चुके जब नदी बहती है तो नदी के साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़, पत्थर, शिलाखंड, चट्टानों के टुकड़े भी उनके साथ बहते हैं। और नदी के साथ बहने वाले जो कंकड़, पत्थर, शिलाखंड है उनको बोलते हैं जलोढ़क। और जो जलोढ़क बहते हैं तब ये क्या करते हैं, तली को खुरचते कुरेदते हुए भी चलते हैं। पानी के साथ तो बह रहे हैं लेकिन पानी के साथ बहते बहते वो फुदक फुदक कर तली को क्या कर रहे हैं, वो नीचे से कटाव का काम कर रहे हैं, अपरदन का काम कर रहे हैं। तो अपघर्षण में जब नदी के साथ बहने वाले जलोढ़क नदी के तल को या किनारों को कटाव करते हैं तो वह क्रिया अपघर्षण कहलाती है। अब अपघर्षण 2 तरह से होता है, एक होता है क्षैतिज अपघर्षण, एक होता है लंबवत अपघर्षण। तो लंबवत अपघर्षण होगा तो गहरा घर्षण होगा, और गहरा होगा तो उसमें क्या होगा, जो नदी की तली है वह गहरी होगी। यह कार्य होता है यु अवस्था में। और क्षैतिज अपघर्षण कब होता है, जब क्या होता है कि जो नदी की जो तट हैं उधर अपघर्षण होता है। तो नदी क्या होती है, नदी की घाटी चौड़ी होती है। यानी जो क्षैतिज अपघर्षण होगा उसमें नदी घाटी चौड़ी होगी, और जो लंबवत अपघर्षण होगा उसमें नदी की घाटी गहरी होगी। एक होता है, दूसरा कार्य है अपरदन का किस तरह होता है, सन्निघर्षण के द्वारा। सन्निघर्षण में क्या होता है कि जो नदी के साथ बहने वाले जो जलोढ़क है वो आपस में लुढ़क लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा टकरा कर टूटते हैं। पहली प्रोसेस में तो वो लुढ़क लुढ़क कर नदी के तल को या किनारों को कटाव कर रहे हैं। सन्निकर्षण में क्या होता है कि जो नदी के साथ जलोढ़क बह रहे हैं वो जब लुढ़कते हैं तो आपस में भी टकरा टकरा कर क्या होते हैं, टूटते हैं, उनका क्या होता है, कटाव होता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है सन्निकर्षण। और तीसरी प्रक्रिया है जल गति क्रिया। इसमें केवल जलोढ़ों का कोई योगदान नहीं होता, केवल जल की गति का योगदान होता है। जो पानी है वह भी अपनी गति से आपके क्या करता है, विभिन्न प्रकार के छिद्र बनाकर ब्रह्मा की तरफ में घूमता भंवर उत्पन्न करता है। जो घोलीकरण है वह रासायनिक अपरदन में आता है। इसमें चट्टानों के ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो जल में क्या हो जाता है, घुल जाते हैं और उन चट्टानों का कटाव हो जाता है। इस तरह से यह नदी के अपरदन के रूप थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा, अपघर्षण, सन्निघर्षण,
जलगति क्रिया और चौथा है घोलीकरण। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नदी का परिवहन कार्य कैसा होता है और नदी के अपर्दन के फलस्वरूप कौन कौन से अपर्दनात्मक स्थल रूप बनते हैं, कौन कौन से निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बनती है, वो अगले वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप सारे विद्यार्थी मुझसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।